और जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, मैं जीवन में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया था। डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है तो डॉक्टर उस पेशेंट से रिलेट नहीं कर पाता। तो यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर। एजुकेशन इज अ राइट फॉर एवरीवन। द पुअर फैमिली से डॉक्टर बने थे। दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। खाली एमबीबीएस डॉक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं। तो मैं यूपीएससी मेंटरशिप चलाता हूँ, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं। पोल्यूशन ही पोल्यूशन एंड दिस इज अ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। दिल्ली जो है एक सिटी नहीं है, वो देश का दिल और धड़कन है। जब आपने पेशेंट को छुआ ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं, तो आप पेशेंट को ऑपरेट कैसे करेंगे अगर आप सर्जन बनते? टेक्स्ट बुक का जो टच है वो धीरे धीरे जा रहा है। जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, हेल्थ केयर के लिए, मेडिकल के लिए, क्या वो सिस्टम ठीक है? देखिए, हेल्थ एजुकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कंप्लेंट के अलावा पर्सनल बातें कीजिए। जब आपका निश्चय दृढ़ है तो द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गिव यू दैट थिंग। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद ही जब मेरा ज्वाइनिंग का है, मैंने एनेस्थेटिस्ट से रिक्वेस्ट किया 5 मिनट के लिए आप सर्कुलेशन ऑफ कर दो। आई वांट कि मेरी माँ आंख खोले। मेरी धर्मपत्नी को भी ये सब चीज पता नहीं होगा कि जो आज मैंने खुल के बोला है। आपका क्या विजन है? भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं हम, तो वो है डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर्स जिंदगियां बचाते हैं जब हम उस स्टेज पे होते हैं, लाइफ एंड डेथ की स्टेज पे। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जो डॉक्टर तो है, जिंदगियां भी बचाते हैं वो, लेकिन वो एक और काम भी करते हैं। वो चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा नहीं और कर भी रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स लाने की, हेल्थ रिफॉर्म्स लाने की और एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने की। ईएनटी सर्जन होने के साथ जिंदगियां बचाते बचाते उनको ये दिमाग में आया कि नहीं, डॉक्टर होना एक बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने। You need to be a good human being before being a doctor. So on this note, let's welcome Dr. Pankaj Kumar. नमस्ते डॉक्टर पंकज। नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू डॉक डायरी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ बुला के और आपके लिए, मेरे लिए, मतलब आपसे जब मैं बात करती हूँ तो मैं आपको डॉक्टर की तरह ही देख रही होती हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे डॉक्टर के लिए पूछती हूँ कि आपने मुझसे बात करते हुए, हमारी बात हुई थी पहले, तो आपने बोला था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो वो लाइन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो क्या रिफॉर्म्स आपके हिसाब से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जरूरत है? जो हेल्थ केयर है हमारे इंडिया का, उसमें बहुत सारे चीज होना चाहिए और हो भी रहा है। गवर्नमेंट के थ्रू और कॉरपोरेट के थ्रू और लोकल लेवल पे जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट 1 डिकेड और 2 डिकेड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मल्टीपल्स हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल कॉलेज, ये बहुत सारे चीज़ जो हैं डेवलपमेंट को देखने को मिला है। अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ में नीड है, स्पेशली हमारा जो इंडिया का गांव है, जो विलेज एरिया है, वहाँ पे अभी भी हमें डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट अभी भी नीडेड लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे कि आप पहले देखते हो कि डेथ हो जाया करता था। हाँ, उसमें मोर्टलिटी में भी बहुत कमी आया है, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस, एजुकेशन, हेल्थ के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए, जी जी। जो सरकार के द्वारा है या लोकल लेवल पे है, और लोग भी थोड़ा अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि लोग अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। सही कहा आपने। हाँ, उसका रीजन क्या है कि उनको अपना राइट्स पता नहीं है कि उनको सही जगह पे कब जाना चाहिए, जो उनको फैसिलिटी मिल सके। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या क्या पॉलिसी चल रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। ये टियर 1 और टियर 2 सिटी, बिल्कुल आप अब तब आप गांव मैं की बात कर मैं रहे हैं? मैं तो बिल्कुल विलेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, विलेज की। मैं आपसे दो तीनों टियर की बात कर रही हूँ। आपने विलेज का भी बताया कि उनको हाँ, अपना मतलब जैसे होता है ना कि उनको उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या-क्या किया है। जी लेकिन जी। अगर हम बात करें मेट्रोस की, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ केयर में दिख रही हैं अभी? नहीं, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एफोर्ड जो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। अगर आपके पास टीपीए है, इंश्योरेंस हाँ। है, ठीक है,
तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। ठीक है? नहीं तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है आपके लाइफ में, जब आप हर चीज़ स्मूथ चल रहा है आपके जीवन में और खुदा ना ख़ास्ता हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली कभी ऐसे डिज़ीज़ और ऐसी बीमारी से जब वो उनका जब सामना करना पड़ता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस आना बहुत ही पेनफुल होता है बिल्कुल, लाइफ में। बिल्कुल। जब वो एडमिट हो जाते हैं आईसीयू में, मैं देखता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर से डॉक्टर हूँ। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि मैंने 10 डेज़ से मेरा पेशेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में है। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, तो आप मेरा मदद कीजिए कि मैं किसी सरकारी तो ये हॉस्पिटल। ये नॉर्मल मिडिल क्लास लोग ऐसे ऐसे करके के इंश्योरेंस नहीं ले रहे? नहीं, आपको नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको आप वो गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं, हाँ, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करा लेकिन लेते हैं। अपना नहीं लेकिन कराते। हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ पे बात आती है या अपना, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम तो फिट हैं और हमें तो कुछ होगा ही नहीं और मैं तो मेरे को तो कोई ऐसी कोई बीमारी, बीपी, शुगर की कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस कराऊँ? लेकिन क्राइसिस जो मैं पर्सनल लेवल पे भी मेरा फ़ील है और मैं प्रोफ़ेशनली भी देखता हूँ लोगों को कि कैसे लोग परेशान होते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट में एक इश्यू है कि वहाँ पे पैसे लगते हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस कॉस्ट है, राइट। उनका इन्वेस्टमेंट है, वो डॉक्टर्स को हायर सैलरी पे करते हैं। हुँ, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गया है आज के डेट में, जी। तो नेचुरल है कि कॉस्ट कहीं न कहीं तो आपसे ही लिया बट हेल्थ जाएगा। इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट एक्चुअली फॉर मुझे एवरीवन। लगता है हर हाँ, हर व्यक्ति का राइट। स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। हुँ, हर व्यक्ति का होना चाहिए और अभी कुछ स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान हुँ, भारत है, हुँ, एक पहल है, एक अच्छी हुँ, पहल है हुँ, कि उसमें जो है 5 लाख रुपीस का आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके हुँ, अप टू 5 लाख रुपीस के आप क्या कहते हैं उस बीमा के द्वारा जो है आप अपना इलाज करा सकते हैं। राइट। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अपना अपना पॉलिसी है, बट पीपल ठीक है? शुड टेक हेल्थ लेकिन इंश्योरेंस। उनको हुँ, अवेयरनेस होना चाहिए कि जी। उनका राइट पता होना चाहिए कि हमें उसके अंदर कैसे इनरोल करना है, हमें हुँ, कैसे उसमें अपना जो है आईडी बनाना है। हुँ, ये स्कीम जो है अभी लिमिटेड है, हुँ, लिमिटेड सोसाइटी के लिए है। धीरे-धीरे जो है इसको और भी डेवलपमेंट में लाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया का ईच एंड एवरी पर्सन, हुँ, चाहे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, हाँ, या चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे या वो अपर टॉप क्लास हो, हाँ, सबको हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए, बिल्कुल। जिससे कि वो बिना हेजिटेशन और बिना झिझक वो जाके अपना ट्रीटमेंट कराएँ, हाँ, तो अपना ये टेस्ट गवर्नमेंट कराएँ। गवर्नमेंट को हमारे मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए। नॉर्मली क्या हो रहा है कि आजकल क्यों नहीं करते? मैं आपको बताऊँ मैंने भी ये बहुत देखा है। हुँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इंश्योरेंस जो भी लेता है, उसमें तो इतने सारे क्लॉज़ेज़ होते हैं कि उनको समझ तो वैसे भी नहीं आता। हुँ, ले तो सब लेंगे, हुँ, लेकिन बाद में उनको कैशलेस कह लो आप या नॉर्मल हाँ, कह लो, उनको इतनी तकलीफ़ें होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को हुँ, एक ऐसा इंश्योरेंस देना चाहिए जो बिल्कुल मतलब सीमलेस होता है? हुँ। नहीं मुझे लगता? लगता है कि आने वाले समय में अ, ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा ये इस जी। चीज़ पे, इम्प्लीमेंटेशन होगा। इस पे बहुत सारे काम भी चल रहे हैं, बहुत सारे स्कीम के ऊपर भी काम चल रहे हैं और जैसे कुछ मेट्रो में, जैसे दिल्ली में देखेंगे, हुँ, वहाँ पे भी मतलब सिटीज़न के लिए जो है हेल्थ फैसिलिटी राइट, जो है गवर्नमेंट सेक्टर के साथ-साथ जो है गवर्नमेंट भी उसको हेल्प कर रही है कि मतलब लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छा मतलब उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर राइट। मिले और हेल्थ इन इन सब के बावजूद भी ये देखना है कि आपको अपना हेल्थ कैसे रखना है। हुँ, आपको कब जाना है मतलब हॉस्पिटल में दिखाना है, राइट। कब आपको राइट्स क्या हाँ, हैं पर्सनल आपके, पर्सनल हेल्थ आल्सो पर्सनल शुड बी टेकन केयर ऑफ। कॉन्शियस रहना या चाहिए, बहुत रहना राइट। चाहिए। अभी आपने बात किया कि दिल्ली में भी अब बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हाँ। तो मुझे एक चीज़ याद आई, दिल्ली में हमेशा इतने सालों से दिवाली आने के बाद आपका दिल
तो देखिए ये हम्म, स्टोरी क्या है कि ये डे वन का स्टोरी नहीं है कि पॉल्यूशन देखिए एक बहुत बड़ा समस्या है और वो जी चीज़ को हम लोग भी एज ए सिटीजन्स फील करते हैं। आप देखते हैं कि जो आप लोग को न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि ये एक्यूआई लेवल्स इतना हाई हो गया है। हम्म, हाँ, दिल्ली जो है एक सिटी नहीं है, वो देश का दिल और धड़कन है। हाँ ये तो है। ठीक है। वहाँ पे जो है लाखों लोग आते हैं वहाँ पे जी एम्प्लॉयमेंट के लिए और जॉब के लिए और सिटीज़ जो है कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब दिल्ली से दिल्ली एनसीआर बन गया वो। हुँ, इतना राइट बड़ा हो गया है शहर वो शहर। हाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, आस-पास के एरिया में इंडस्ट्रीज़ हैं और कुछ इश्यूज़ भी हैं अदर स्टेट्स का। हुँ, तो एक पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ पे और ये फ़ील होता है जब भी ये सीज़नल वेरिएशन होता है तो हमारे हेल्थ में नंबर ऑफ पेशेंट स्पेशली फॉर रिस्पिरेटरी पेशेंट जिनको साँस लेने में दिक्कत जी होना जी बच्चों में जो हम्म, छोटे बच्चे होते हैं आप देखते हैं स्कूल्स भी हमें जो है हमारा ऑनलाइन हो जाता है कुछ बिल्कुल दिनों के लिए बंद बिल्कुल भी किया हाँ। जाता है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही तो मतलब एक गवर्नमेंट मुश्किल। क्या कर रही है पंकज जी इसमें? क्योंकि ये तो मतलब इसको तो किसी को सॉल्व करना ही होगा। 1 साल हो रहा है, 2 साल, हर साल हो रहा है। क्योंकि फसल कटना रुक नहीं सकती। कैसे इसको सॉल्व किया जाए देखिए आपके हिसाब इसमें से? बहुत बहुत सारे चीज ट्राई किया जा रहा है साइंटिफिक तरीके से अभी देखे होंगे अभी आईआईटी के कुछ साइंटिस्ट ने भी कुछ एक आर्टिफिशियल रेन का भी उन्होंने ट्रायल हाँ। किया था। ट्राई तो हमेशा गवर्नमेंट करती है। हाँ, कि किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जाए। लोग बोलते हैं कि लोग दिल्ली से लोग बाहर जा रहे हैं बहुत लोग तो मेरी वो बहुत जान-पहचान दिल्ली छोड़ के टियर 2 सिटी जा रहे हैं हाँ, बिकॉज़ ऑफ वो दिस ओनली। हाँ, हाँ। इश्यूज़ है लेकिन जितने लोग अब जा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तो फिर वहाँ पे आ जाते हैं। बिकॉज़ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ प्लेस। क्योंकि जो हाँ। वहाँ का पोटेंशियल है आप देखेंगे कि मतलब जॉब अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन वर्क्स है। सबसे बड़ी आई एग्री टू दैट, आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू बट इसका सॉल्यूशन कोई गवर्नमेंट जैसा होता है ना कि निकालना तो हमको पड़ेगा ही, नहीं तो फिर तो ये एक्यूआई बढ़ता ही देखिए जाएगा। ये तो पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी हाँ, मैटर पे लोग हमें लगता है कि जितना एज ए सिटीजन मैं सोचता हूँ, हाँ, एज ए डॉक्टर मैं सोचता हूँ कि नहीं दिस इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हाँ, बट हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही अंडरस्टूड। है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं सोच रहे अच्छा, होंगे, सोच रहे होंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से साइंटिफिक व्यू से और किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। बहुत सारे जो हैं इस पीरियड में आप देखते होंगे कि रिस्ट्रिक्शन भी आता है। हाँ, बहुत सारे कि रिस्ट्रिक्शन भी कार हाँ, पहले तो था कि द ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर कार हाँ, वाला भी तो था। बहुत सारे हाँ, जो है ट्रायल बेसिस पे जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क रिड्यूस हो जाता है, बहुत व्हीकल्स एंट्री जो है उसपे बट द बैक एंड द हाँ, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। कर रहे हैं लेकिन अंडरस्टूड। एज ए सिटीजन्स तो हमारे लिए तो थोड़ा-सा हार्मफुल है। स्पेशली ओल्ड एज के लोगों जो के लोग हैं उनके लिए बहुत ही मतलब ये समस्या है। जी। हाँ, तो उसमें तो खुद का प्रिकॉशन रखना है आपको कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप मास्क यूज़ हाँ, कीजिए, बच्चों को थोड़ा हेल्दी डाइट देना है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं करना है, ओपन स्पेस पे नहीं जाना है। जी। तो इस तरीके का अपना भी हेल्थ का केयर अंडरस्टूड। रखना है उसको। हाँ, बिल्कुल, बात तो आपने बिल्कुल सही करी और हाँ, हमें पता नहीं चलता पीछे से गवर्नमेंट कुछ कर ही रही होती है। यस, यस, अंडरस्टूड। यस। नाउ कमिंग बैक एक्चुअली अभी मैं आपसे बात करते-करते भूल ही गई कि हमारा शो इज़ मोर ऑन अ पर्सनल बेसिस रादर देन आस्किंग यू क्वेश्चन, बट आपने जो मुझे बताया कि आप सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, एजुकेशन को, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको अपने बचपन में ले जाते हैं कि अब तो आप बहुत बड़े, अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर, ईएनटी जी, सर्जन हैं। लेकिन बचपन से हर इंसान का जो आज जो आप हैं, वो इनकलकेट आपके बचपन में होता है, जो थॉट होते हैं। हुँ, डॉक्टर बनना बचपन में हुआ कि नहीं हुआ वो सेकेंडरी है। बिल्कुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बचपन में आपके ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें हुई होती है जो आपको आज वो बनाती है जो आप हैं। यस। तो लेट मी टेक पंकज, नॉट डॉक्टर पंकज, बैक टू योर चाइल्डहुड, ठीक है? तो आपको कौन-सी ऐसी मेमोरी आपको याद है अपने बचपन की, जो आज भी आप अगर सोचते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। हाँ। मैं बचपन में ऐसा मेरे घर के लोग को का मानना था स्पेशली कहाँ कहाँ आपका जन्म हुआ मेरा पंकज जी? जन्म जो है पटना से 100 किलोमीटर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा। वहाँ पे आपको रिफाइनरी, थर्मल पावर, फर्टिलाइजर्स और
गंगा का बेल्ट है, वेरी नियर टू गंगा। वाह। ठीक है, तो मेरा बर्थ प्लेस बेगूसराय बिहार में हुआ है। राइट। और आप बता रहे थे आपका वो इंसिडेंट की क्या तो था? मैं बड़ा लक्की था कि मैं हम लोग 5 भाई बहन थे, अच्छा। तो मैं सबसे छोटा था। हाँ, मोस्ट तो पैम्पर्ड वन। हाँ, तो मेरा जन्म के साथ ही मेरा पक्का मकान बना। अरे वाह! ठीक है, तो कहते हैं कि मेरी क्राउनिंग जो है मोज़ाइक पे हुई, जो पहले मोज़ाइक टाइल्स चलती थी। हाँ। हाँ, तो सब लोग मुझे ये बोलते थे कि तुम तो पक्के मकान में है। उससे पहले जो 4 भाई-बहन थे, दे आर हमारे पेरेंट्स के साथ रेंटेड सिंगल हाउस में रहते थे। उस 1 कमरा रूम था, ऐसा तो करके। आपके जन्म के बाद आप एक अपने हमारा घर। एक अपना घर बना। तो ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कौन सा ऐसा इंसिडेंट है आपकी जिंदगी में जो आपको अभी भी जब सोचते हैं कि आपको जो याद है, क्योंकि हमको अपनी जो यादें होती है वो 6 साल 7 साल में ही आती है। बचपन में तो हम 3 साल में क्या किया हमको कुछ नहीं याद है। तो मुझे क्या कहते हैं, एक इंसिडेंस याद है जब फर्स्ट टाइम डिसीजन लिया गया कि उसको हॉस्टल भेजना है। अच्छा। और ये डिसीजन मेरी नानी ने लिया। कितने साल के थे आप? मैं क्लास 3rd में चला गया था। इतने छोटे थे आप? हाँ, मैं तो उस समय मेरी नानी ने ये डिसीजन लिया कि इसको हॉस्टल भेजना है। रीजन हाँ। बिहाइंड ये था हाँ। कि मेरी नानी को लगता था कि ये लड़का पढ़े लिखेगा नहीं। ठीक है, और जिस तरीके का जो पैम्पर था 4 भाई बहन हाँ। और पेरेंट्स का, तो मेरी नानी बड़ा ही वो थी, मतलब एजुकेशनल फोकस जो होता है कि हाँ। दूरगामी टाइप का, उस टाइप का। अच्छा, तो मेरे, दूरदर्शी थी। हाँ, दूरदर्शी। तो उसको लगता था कि ये लड़का बिगड़ सकता है। तो 3rd स्टैंडर्ड्स में ही मेरे मम्मी को बोली कि तुम इसको हॉस्टल में डालो। हाँ, नहीं तो ये इसका जो है ट्रैक ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो ओह माय वो गॉड! इंसिडेंट्स मुझे याद है जब वो फॉर्म लाया गया था मेरे लिए कि, और मुझे बोला गया कि तुमको प्रिपरेशन करना है हाँ। हॉस्टल जाने के लिए। हाँ। तो बड़ा तो वो 3rd स्टैंडर्ड में आप कितने साल के होंगे? मतलब 8 साल के? 8 ईयर तो के। आपको इतना था कि हॉस्टल क्या होता है, हाँ, क्या हॉस्टल नहीं? मुझे ये पता था, मुझे घर से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हाँ, अच्छा। जहाँ पे मुझे खुद से ही मतलब उठना है, खुद से ड्रेस पहनना है, हुँ। खुद से खाना खाना है। तो हुँ। ये सब चीज़ मुझे खुद से करना है, तो ये चीज़ हमें लग रहा था कि मुझे भेजने आप की। आप आप तैयार थे जाने को नहीं, हॉस्टल? मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, और जब भी मैं वेकेशन में आता था तो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था कि इसको कैसे वापस भेजें। भेजें, मतलब। आपका हॉस्टल कहाँ था? दूर पे कि पास में, कैसा था? मेरा हॉस्टल सेम होम टाउन में ही था। ओह! ठीक है, और मेरे जो फादर का जो मेडिकल कॉलेज था, वो मेरे हॉस्टल से 2 किलोमीटर था, लेकिन मेरे पापा जो हैं, कभी आते नहीं थे एक हॉस्टल। सेकंड, फादर का मेडिकल कॉलेज, योर डैड ओन्ड अ मेडिकल नो, कॉलेज नो, और नो, यू ही इज़ वर्क? गवर्नमेंट मेडिकल ओह! कॉलेज। अच्छा, ही वाज़ वर्किंग देयर। ही ओके, वाज़ ओके, वर्किंग एज़ अ डॉक्टर। ओके। तो मेरे पापा का भी जो मेडिकल कॉलेज था बेगूसराय का, वो हार्डली 2 किलोमीटर था। हुँ। लेकिन 5 ईयर के इंसिडेंस में मेरे पापा जो हैं 1-2 बार ही मेरे हॉस्टल आए, तो उसका भी एक कहानी है। अच्छा। जो मेरे से बड़ी सिस्टर थी, वो भी गर्ल्स हॉस्टल में उसको रखा गया था। हुँ। तो मेरे पापा जब गए मिलने के लिए, तो उसने घर जाने का जिद की, हुँ। और पूरा पैर में जैसे पकड़ पापा लिया। पापा करके, नहीं मुझे ले चलो यहाँ से। तो पापा इतना इमोशनल हो गए कि उसको वापस ले आए हॉस्टल से, कि जी हुँ। हॉस्टल में नहीं पढ़ेगी। तो इसीलिए वो नहीं आता वो था कि आप इंसिडेंस, तो आपको मिल वो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप हॉस्टल नहीं जाएंगे। तो कि घर वालों ने दिया था, हाँ, कि आप हॉस्टल मिलने नहीं जाएंगे, जब वेकेशन होगा तो वो अपने आप तब, बुला लेंगे। हाँ, बुलाएंगे। क्योंकि आप जब जाएंगे और बेटे का जो मोह होगा और उसका जो रोना धोना, तो अब फिर उसको वापस न ले, वो भी फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अब हम आ गए हैं 10th में। हाँ जी। तब आपके दिमाग में क्या बैठा था? मतलब आप डिसिप्लिन ऑलरेडी हो चुके थे, हाँ, पढ़ाई-वढ़ाई भी अच्छे से कर रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने क्या सोचा कि मुझे क्या बनना है? कभी-कभी बच्चे में होता है ना, जैसे 8th, 9th और 10th बच्चा तो कन्फ्यूज़्ड ही रहता है। जी। तो 10th में बच्चे का आता-आता उसको समझ में आता है कि मुझे आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है, और पहले ज़माने में तो 2 ही प्रोफ़ेशन थे, या तो हुँ, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो सीए कर लो। जी। मेरे लिए ईज़ी था ऑप्शन चूज़ करना, क्योंकि बचपन से जो मेरा एक माहौल था, एक डॉक्टर फैमिली का था। हुँ। पापा डॉक्टर थे, हमारा एक नर्सिंग होम था हुँ। अ, बेगूसराय में ही। तो हाँ जी। माइंड माइंड बिल्कुल क्लियर था, और इसमें हम सपोर्ट ज़्यादा अपनी माँ को देंगे। उनका इंक्लाइन था कि नहीं, आपको डॉक्टर बनना और है। कोई भी डॉक्टर है आपकी फैमिली में? मेरा बड़ा बड़ा भाई भी डॉक्टर है। अच्छा, सब लोग फैमिली डॉक्टर की है पूरी?
नहीं, पूरी नहीं है। अच्छा, मेरा ब्रदर डॉक्टर है, मेरे फादर डॉक्टर थे। और आप डॉक्टर मैं हैं। डॉक्टर हूँ, मेरी सिस्टर्स जो है नॉन मेडिकल्स हैं। हाँ, मैं ये प्रोफेशन चूज़ इसलिए किया था कि जो मेरे फादर थे बहुत सोशल थे। ओके, सोशल का मतलब है कि वो कभी कोई गरीब के पास पैसा नहीं है तो देखते थे कि वो हाँ ठीक है, इलाज दे दिए, अच्छा। मेडि वो तो सोशल तो नेटवर्किंग। ही वाज़ तो वेरी वो हाँ, एम्पैथेटिक टुवर्ड्स, एम्पैथेटिक थे हाँ, और वो बहुत ही कहते हैं ना पुअर फैमिली से डॉक्टर बने थे। हुँ, वेरी वेरी पुअर। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। हुँ, मेरा कच्चा मकान है गाँव में अभी भी, कच्चा मकान जो मिट्टी का मकान बोलते हैं हुँ। जिसको, अभी भी मेरे जो पेरेंट्स का जो ओरिजिनल योर घर है। पेरेंट्स आर स्टिल देयर विद यू? नहीं, मेरे पेरेंट्स ओह, जो है आई एम हमारे, सो सॉरी। तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आए थे कि खुद को मेरी माँ का जब शादी हुआ था तो वो डॉक्टर भी नहीं थे। तो मेरी माँ को ऐसा लगता था कि वो निमोनिया की पेशेंट है, तो वो मेरे फादर को बोली कि आप डॉक्टर बन जाइए। तो हुँ, बोले कि ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाएँगे, उसके लिए पैसे लगते हैं। हुँ, तो मेरी माँ जो है उनकी शादी में जो ज्वेलरी मिले थे उसको बंधक बोलते थे पहले के, हुँ, कि किसी के यहाँ गिरवी रख के हुँ, कुछ पैसा हाँ, उसे लोन, उठाना, हाँ, जिसको उस लोन, हाँ, लोन उस टाइप का पहले कोई हाँ। बैंक नहीं होता था तो वो जो लोग। पॉन शॉप में जाके बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल। जी। तो मेरे फादर को बीएचयू भेजा गया मेडिकल की वाह! पढ़ाई तो करने के मम्मी लिए। ने पूरा करा है। हाँ, तो वो रही, अकेले रही 5 एंड हाफ इयर्स। मैंने देखा है नहीं स्ट्रगल्स में, मैंने देखा है कि मतलब स्ट्रगल देखा है कि कैसे कच्चे के मकान से फिर एक रेंटेड मकान में आना, रेंटेड मकान से फिर अपना मकान होना। तो हर चीज़ उनको खुद से करना था। कोई हमारा कोई बैक गॉडफादर नहीं था। गॉडफादर नहीं था और कोई भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कोई मतलब हर चीज़ खुद से करना। सेल्फ मेड हाँ, पर्सन थे। मतलब एज़ ए एग्रीकल्चर के साथ-साथ मेडिकल प्रोफ़ेशन रखना, फिर हुँ, उनका मेडिकल कॉलेज में हो जाना, हुँ, फिर धीरे-धीरे सारे बच्चों का एजुकेशन। एजुकेशन, हुँ। हाँ, तो बहुत एक स्ट्रगल फ़ेज़ से थी और मेरी मदर जो थी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और बहुत ही मतलब 7th पास थी वो। फिर पर कितनी हाँ, दूरदर्शी। वो एजुकेशन के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। 7th स्टैंडर्ड की उनकी एजुकेशन थी, लेकिन जो उनका माइंड था, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम नहीं चलता था। Amazing, amazing. And that I think shows in you also, हाँ, because right now when we are talking about आपके जो बिल्कुल, आज बिल्कुल, आपका बिल्कुल, है, आज बिल्कुल। अब हम उससे शिफ्ट करके आज पे आते हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड बोला एजुकेशन। हाँ, तो जैसे आपने कहा था कि एजुकेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, हुँ। तो शायद या यही रीजन है कि आप वो एजुकेशनल रिफॉर्म में भी घुस रहे हैं अभी। क्योंकि जिस परिस्थिति से हम लोग निकले हैं, उस जी, टाइम पे 90s का दशक था जब हम 10th 12th कर रहे थे। तो बहुत अच्छा एक माहौल नहीं था उस टाइम पे बिहार का। तो वो बच्चों को बाहर भेज दिया जाता था। मैं भी 10th किया तो मेरी सिस्टर बोली कि नहीं मैं इसको पटना ले जाऊँगा। तो वहाँ से मेरा चेंज हुआ। अगर मैं बेगूसराय में रहता तो शायद मेरा माइंड भी छोटा रहता छोटा रहता। और उस तरी पटना जाना मेरे लिए मतलब घर से 100 किलोमीटर था, लेकिन उस समय पटना पटना लगता था, एक राजधानी थी। और सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वहीं पोस्टेड थे उस समय पटना में। जी, उसने मेरे को पुल किया जी, कि तुम मेरे साथ रहो। हुँ, और मेरा एडमिशन पटना में एएन कॉलेज में एडमिशन हुआ अच्छा, 11th-12th में। फिर मैं साइंस ऑप्ट किया। वहाँ से था कि डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी मैंने ऑप्ट किया। और बायोलॉजी लेने के बाद जो है वहाँ पे हमारी कोचिंग और ट्यूशन, हाँ, वहाँ से हमारी अंडरस्टूड, तैयारी हुँ, तैयारियाँ शुरू हुई। ठीक। आजकल 100% आप कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हुँ, जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाइए, वहाँ फुटफॉल्स इतनी सारी हैं, हुँ, और डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है, हुँ, तो डॉक्टर उस पेशेंट से रिलेट नहीं कर पाता। बिल्कुल। आपने नोटिस किया ये बिल्कुल, बात? बिल्कुल सही बात है। मतलब, और मैं कहूँगी डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि उसके बाहर ओपीडी में देयर आर 100 पेशेंट्स वेटिंग फॉर द डॉक्टर, हुँ, बट हिज टाइमिंग इज़ आल्सो लिमिटेड, वो भी एक इंसान है। बिल्कुल। तो ये कहाँ मिसमैच हो रहा है? मिसमैच दोनों तरीके से, आप गवर्नमेंट सेटअप में जाएँगे, जी, वहाँ पे आपका जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है इक्वली डिवाइड नहीं है, जी, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं हुँ, और नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है। बिल्कुल, स्पेशलिस्ट कम है, हुँ, डॉक्टर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है। जी, तो एज़ ए मैं एज़ ए गवर्नमेंट डॉक्टर्स में ये बता सकता हूँ कि मेरे ओपीडी के बाहर 100 पेशेंट्स हैं। हुँ, अगर मैं एक पेशेंट को अगर 3 मिनट्स भी देता हूँ, हुँ, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ 3 मिनट्स, हुँ, कि मैं एक पेशेंट को 3 मिनट्स दे दिया तो दैट मीन्स कि मैं उसको जस्टिफाइड है उसके लिए। हुँ, हुँ।
क्योंकि इतनी लंबी लाइन है कि अगर आप उस स्पीड्स में नहीं देखेंगे, हम चाहते हैं कि और क्लिनिकल डिटेल्स लें और इसके बारे में हम एग्ज़ामिनेशन करें, हाँ, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो आपका सिस्टम है एक लिमिटेड रिसोर्स में और इतना बड़ा सोसाइटी को कवरेज दे रहा है। तो ये हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात अग्रीड, कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम डॉक्टर पंकज ये नहीं आएगी कि पेशेंट फिर आप पे विश्वास ही नहीं करेगा? नहीं, नहीं, विश्वास तो देखिए क्या करेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। और हमारे सिस्टम में ऐसा है कि आप कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं, कॉर्पोरेट में तो आप पे करके जा रहे हैं। तब भी उतनी लाइन है। कॉर्पोरेट में भी आप जाएँगे तो आपको उतना ही भीड़ दिखेगा, उनके जी, ऊपर भी इतना ही प्रेशर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि आपको जो अ अ, मेडिकल स्पेशलाइज़ेशन जो सीट उसको आपको चेक करना है, हुँ, ठीक है? नंबर ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। हुँ, नंबर ऑफ क्या कहते हैं अ, हर विलेज टू कैपिटल हुँ, हेल्थ सिस्टम को इतना आपको स्ट्रॉन्ग करना है कि लोगों को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो प्राइमरी लेवल पे मिल जाए। हुँ। जिसको सेकेंडरी लेवल पे मिलना है, उसको सेकेंडरी लेवल पे मिल जाए। जिसको टर्शियरी सेंटर So में you जो need to मिलना चाहिए, triage it. ट उसको नहीं करेंगे तो आपका कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। Understood. आपका कोलैप्स कर जाएगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे इस तो चीज़ ये को। इस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हुँ, इस पे भी काम करना चाहिए। करना चाहिए कि हाउ टू टॉक एब्सोल्युटली क्योंकि अगर हमारे हाँ, हमारे जो कॉलेज हैं उसमें मतलब प्राइमरी लेवल पे मेडिकल हुँ, लेवल पे ही आपको ये चीज़ को आपको सिखाना चाहिए कि आपको अंडरस्टूड। पेशेंट से कैसे बिहेवियर रख सॉफ्ट स्किल्स जो बहुत सॉफ्ट स्किल मिसिंग है आजकल बिल्कुल। की हेल्थ केयर हुँ, इंडस्ट्री में। डॉक्टर चाहता है कि मैं दवाई लिखूँ, पेशेंट ठीक हो जाएगा, मुझे पता है पेशेंट ठीक हो जाएगा। हुँ। लेकिन आप पेशेंट से बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो पेशेंट से। सॉफ्ट स्किल जो आप बताए ना, जी, सॉफ्ट स्किल एक ऐसा मेथड्स है जिससे कि आप एक रिफॉर्म ला सकते हैं। बिल्कुल, पेशेंट को तो दवा उतना ही लिखना है, और बिल्कुल। दवा भी डॉक्टर सही ही लिखा है, हुँ, डायग्नोसिस भी उसने भी सही ही बनाया है। 100%, लेकिन वो जब ओपीडी के बाहर जाता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी नहीं रहता है। 100%। वो जो आपका 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट आप दे रहे हैं ना, वो सॉफ्ट स्किल से आप किसी पेशेंट से बोलिए कि गुड मॉर्निंग कैसे हैं हाँ, आप? हाँ। बताइए आप मिस्टर अशोक नाम आपका से उनका नाम बात बताइए, हाँ, हाँ, आपका कैसा है? तबीयत कैसा है? लास्ट टाइम जो मैंने मेडिसिन दिया था कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? आप ये छोटा-छोटा बात ही कर लेंगे ना, आप देखिएगा वो हैपीली हो जाएगा। तो बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल और ये आई थिंक दैट इज़ इट्स नॉट अ डिमांड, इट्स अ नेसेसिटी राइट नेसेसरी नाउ। चलिए हम आपको वापस ले जाते हैं आपके आपकी लाइफ में। अभी तो हम डॉक्टरी लाइफ में आ गए। नाउ अब आप बड़े हो गए हैं, आपने अपना एमबीबीएस भी आपने मैंगलोर से किया, राइट? जी। और आपकी पढ़ाई तो एमबीबीएस करते-करते आपको दिमाग में आया कि कैसे आया कि आपको ईएनटी बनना है? नहीं, ये पहले एमबीबीएस कैसे हुआ वो भी एक सरप्राइजिंग है हाँ, क्योंकि 98 में मैंने जब 12th किया तो मुझे बोला गया कि आपको दिल्ली जाना है एग्ज़ाम देने के लिए हुँ, ऑल इंडिया। तो हमने अपने दोस्तों को रेडी किया। पेरेंट्स जो मेरे फादर थे वो बोलते थे कि तू जो भी अब तुमको करना है सेल्फ करना है। हुँ, मैं 98 में आया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, हुँ, मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हुँ, फिर नेचुरल है पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, कोई बात नहीं है। हुँ, तुम तैयारी करो फिर से। तो मैं जब तैयारी कर रहा तो 1999 में जनवरी में मैं ब्रदर इन लॉ को जा रहा था बस स्टैंड पटना बस स्टैंड ड्रॉप करने के लिए, हुँ। और वहीं से मुझे कोचिंग जाना था। विंटर का सीजन था, मैं गया तो मेरा सीवियर एक्सीडेंट हो गया। ओह! सो मैं हेड इंजरी, ईयर इंजरी, हाँ, तो मेरा आप देखेंगे मेरा ये जो ईयर है ना ये अनशेप्ड है, हाँ, क्योंकि ये पूरा कट गया था। तो जो भी डॉक्टर होगा पटना मेडिकल कॉलेज में हाँ, मे बी ट्रेनिंग डॉक्टर होगा या क्या था, पीजी था, मुझे नहीं, मैं तो अनकॉन्शियस था, हाँ। उसने स्टिच किया।
तो स्टिच किया तो मुझे भी पता नहीं कि स्टिच कैसे हुआ नहीं हुआ, मैं तो 2 डेज़ तक अनकॉन्शियस था। फिर वो चलो कान वगैरह, हाथ वगैरह जो भी था सब ठीक हो गया। फिर मैं तो 1999 में ही जो मणिपाल का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा लेट से फॉर्म आया। ऑल इंडिया तो मेरा मिस हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट। तो मेरे पास एक ऑप्शन दिखा, तो पेरेंट्स पापा का कहना था कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम सोच रहे हो। तो मैंने मम्मी बोली कि नहीं नहीं तुम भरो, फॉर्म तो भरो, अब वो ना होगा फिर देखेंगे क्या है। मैंने फॉर्म भरा, मैं फिर आया दिल्ली एग्जाम देने। फिर जब इसका रिजल्ट आया तो मेरा रैंक था 314 ऑल इंडिया मणिपाल का। तो मैं मणिपाल फोन किया कि आपका नंबर ऑफ सीट कितना है, तो उन्होंने बोला 313। मैंने मदर कहा मेरा तो नहीं होगा क्योंकि 313 सीट है, मेरा 314 रैंक है। तो बोली कि हाँ जाओ, काउंसलिंग में तो जाना है। वो मुझे जो ड्राफ्ट दी थी 60,000 रुपीज का, तो बोली देखो ये जो ड्राफ्ट तुमको दे रहे हैं ना, जस्ट फॉर एमबीबीएस के लिए, डोंट टेक डेंटल, ठीक है, डेंटल लेकर मत आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसको पता था ये डेस्परेट है, कुछ भी पिक कर लेगा। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी, तुम उस पैसे के अरेंज करने के लिए जो है हमारा कुछ लैंड भी सेल करना पड़ा। दैट टाइम 60,000 रुपीज भी एक ह्यूज अमाउंट था पेरेंट्स के लिए। जमीन बेची गई मेरे एजुकेशन के लिए। एडमिशन हो गई एमबीबीएस में, क्या मैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, मणिपाल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। तो ये कहानी था। आप मुझसे जूनियर हो। यस, सो कमिंग बैक नाउ, एमबीबीएस में ऐसा कोई इंसिडेंट एमबीबीएस में है जो आपको याद है कि जो आपको दिल पे छू गया कि मुझे एमबीबीएस से आगे भी मुझे कुछ पढ़ना है? उसका रीजन था, मैं फर्स्ट ईयर में जब सेशनल एग्जाम हुआ मैं फेल हो गया। ओह, क्यों? उसका रीजन क्या था, जो मुझे लगता है कि मेरा जो एजुकेशन था वो हिंदी मीडियम था। ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। जब एक मणिपाल पहुंचा तो एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, और जब मैं देखा वहाँ पे, एक तो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, ऊपर से हर चीज मतलब चेंज। हाँ, और सारे लोग मतलब एक अच्छे सोसाइटीज के सारे बच्चे आए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया कि सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं तो आ गया हूँ मेडिकल कॉलेज में। हाँ, तो फिर कैसे फिर मैंने धीरे धीरे मतलब चीजों को कैचअप किया। जो चीज किसी को 1 आवर्स में लगता था, मुझे 3 आवर्स लगता था उस चीज को समझने में। लेकिन कर लिया आपने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरा एक रूम था वहाँ पे, स्टडी रूम, जो कि मैं फर्स्ट ईयर से था कि नहीं मुझे अब यहीं पे पढ़ना है बैठ के, और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। कुछ लोग ज़्यादा मस्ती करते थे, या तो मैं थोड़ा सा कहता था नहीं, अगर मैं आया हूँ किसी मकसद से आया हूँ, हाँ, और इतना पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हम जस्टिफाई करें उसको। तो हमारे लिए स्ट्रगल रहा इनिशियली। एमबीबीएस का जो फेज था मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा टेक्निक बनाया पढ़ने का, कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं। तो आपने एमबीबीएस पूरा इसी तरह से कंप्लीट हो गया? पूरा इस तरह से मैंने कंप्लीट किया कि मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कि मतलब करना है, मुझे करना है, मुझे पीछे नहीं रहना है। तो फिर ईएनटी कैसे चूज किया? पीजी करने का दिमाग में कैसे आया? पीजी तो हमारा कंपलसरी है कि ये मुझे था कि मुझे एमएस करना था, और मेरे फादर का भी ये था कि आपको सर्जरी ब्रांच लेना है। ठीक है, तो जैसे ही एमबीबीएस हुआ तो मैक्सिमम लोग दिल्ली चले गए इंटर्नशिप करने। मेरी मदर हर हॉस्पिटल में जाके फॉर्म एप्लीकेशन डाल के आई कि मेरे बेटे का भी कहीं इंटर्नशिप हो जाए। लकली अनलकली मेरा नहीं हुआ कहीं पे। मैं वहीं पे मणिपाल में, हाँ, मैं मैंगलोर में ही अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया। और बिलीव मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कर्नाटका 79 रैंक लगा। क्या बात है! तो कर्नाटका सीईटी में मेरा 79th रैंक लगा। तो मैं काउंसलिंग में गया। ईएनटी कैसे लिया वो भी एक हमारा कहानी है। जब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग चल रही थी, तो बहुत टफ काउंसलिंग था उस साल का, 2007 का। सारे और मेरा एक एम था, मुझे घर से पैसा नहीं लेना है, मुझे सर्जिकल ब्रांच चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। मैं कोई भी ब्रांच प्राइवेट में नहीं लूंगा, चाहे मुझे रेडियोलॉजी मिले, चाहे जो भी ब्रांच मिले, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे। 4 मेडिकल कॉलेज थे कर्नाटका में,
बैंगलोर, हुबली, बेल्लारी, मैसूर। हाँ। और इसमें सर्जिकल ब्रांच मुझे किसी भी, मेरा ड्रीम था कि मैं अपना एजुकेशन जो है इंडिया का टॉप 10 मेडिकल कॉलेज से करूं। मणिपाल 4th रैंक था। 2007 में मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में बैंगलोर मेडिकल कॉलेज रैंक 2 है। मैं इसको टारगेट किया कि मुझे जो भी ब्रांच मिलेगा मैं वही करूंगा, मैं यही करूंगा बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में। काउंसलिंग में मैं अकेले गया, तो मेरा एक बैचमेट था सुमित निरुला। तो क्या था कि काउंसलिंग रूम में किसी एक गार्जियन या फ्रेंड्स को आप ले जा सकते थे। उसने बोला कि, मैंने बोला कि तुम चलो मेरे साथ। मैं गया अंदर। जैसे काउंसलिंग में मेरे पास बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में ऑप्थेल और ईएनटी का एक एक सीट वैकेंट था, तो कंप्यूटर पे मेरा फ्रेंड ने ईएनटी क्लिक कर दिया बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। आपके लिए? मेरे लिए। और प्रिंट निकल के आ गया, योर सीट अलॉटेड इन द बैंगलोर मेडिकल कॉलेज। मैं बाहर आया, पूछा अब भाई तुमने मेरे से पूछा नहीं मुझे ऑप्थेल लेना है कि ईएनटी, तुमने क्यों क्लिक कर दिया? कहा चलो चलो रूम पे बताते हैं। फिर मैंने उसको बोला कि देखो ऑप्थेल बहुत एक्सपेंसिव होता है, आपको फिर फेलोशिप करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ईएनटी लाइट ब्रांच है, आप सर्जरी भी करो, फिजिशियन का भी काम करो, इस तरीके से काम है। भाई पागल है, सेकंड राउंड में आऊंगा चेंज करा लूंगा। फिर मैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज गया। तो जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में, दैट डे माय फादर वाज एडमिटेड इन द वेंटिलेटर इन पटना। जो सडन कार्डियक अरेस्ट इन द होटल ओनली। डे में मेरी बात हुई थी, मैंने उनको मैसेज दिया मदर को कि मुझे ईएनटी मिला है, तो मेरे मदर कुछ बताई नहीं। फिर शाम होते होते मुझे जाना था ग्रेजुएशन डे के लिए मैंगलोर मणिपाल। तो मेरे ब्रदर को बोलते हैं कि नहीं आप घर आ जाइए, कुछ पापा का तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला ठीक है। मैं बैंगलोर से ही सुबह सुबह फ्लाइट लिया, कलकत्ता गया। वहां तक भी मुझे पता नहीं था। कलकत्ता से जब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, जब घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे फादर एक्सपायर कर गए। द डेट ऑफ एडमिशन, इधर मेरा सर्जरी में एडमिशन हुआ ईएनटी बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में, दैट डे माय फादर एक्सपायर्ड। तो बड़ा एक पेनफुल सिचुएशन अगेन, एमबीबीएस में एक्सीडेंट, फिर यहाँ पे फादर एक्सपायर, तो बड़ा इमोशनल सा हो गया। फिर मैं घर गया तो मतलब कोई डिस्कस करने का भी मन नहीं किया कि मैं क्या लिया हूँ नहीं लिया हूँ। किसी तरीके से वो 13 डेज हमने वहाँ पे, तो ये इंसिडेंस हमारे लिए बहुत पेनफुल था। तो मैं जब बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं जो मैं पहले बोला था मैं काउंसलिंग में चेंज कर लूंगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लूंगा या इस टाइप से। मैं गया तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर महेश बाबू बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में, वो मेरे यूनिट हेड थे। तो देखिए ये लड़का बहुत शांत रह रहा है, मतलब कुछ एनर्जी नहीं है। हमारी बैच की ही डॉक्टर संध्या थी मेरी बैचमेट, वो कर्नाटका की ही थी। वो हिंदी आता था उसको, तो मुझे अच्छा लगता था उससे बात करने में। कि वो नॉर्थ कर्नाटका की थी तो हिंदी बोलती तो मुझे अच्छा लगता था। उसको फर्स्ट केस मिल गया विदिन 20 डेज। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि सर ने तो, मैं एमएस कैंडिडेट हूँ और संध्या को फर्स्ट केस दिए, तो मैं और डिप्रेस हो गया कि यहाँ तो केस भी नहीं मिल रहा, मैं ऐसे ही टूटा हुआ हूँ। तो मैं डॉक्टर महेश बाबू सर ने मुझे बुलाया अपने पास, तो बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको? कुछ नहीं प्रॉब्लम सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। फिर वो संध्या को बुलाया कि वो कन्नड़ा में बोला कि इसको तुम कन्नड़ सिखाओ, हाँ, और इसको लैंग्वेज सिखाओ यहाँ का, ठीक है? क्योंकि मैं मैंगलोर में था तो वहाँ तुलु सीखा मैं। तो यहाँ तो यहाँ कन्नड़ा बोलना पड़ा, तो बिल्कुल मिक्स हो जा रहा था। तो संध्या फिर थोड़ा सा हेल्प की कन्नड़ा में। फिर डॉक्टर महेश बाबू ने समझ गया इस लड़के को लगता है कुछ ऐसा है, तो ऑब्जर्व कर लिए। फिर मुझे बुलाया कि तुम केस वर्कअप करो, और विदिन 30 डेज मुझे फर्स्ट टॉन्सिलेक्टमी करने के लिए मिल गया। तो मुझे तो अच्छा कॉलेज है ये तो, 30 दिन में कौन पीजी को देता है ऑपरेट करने के लिए अंडर सुपरविजन। मुझे एक किया, फिर मेरा अंदर से था मुझे सर्जिकल ब्रांच लेना है, और मैं मेंटली स्ट्रांग भी हो गया था कि नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है, और सिटी अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ इसमें। और कान भी याद आ गया मुझे, मैं कान भी कटा था, अच्छे से स्टिच नहीं किया है, तो मैं सब कुछ रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगा। फिर लोग हमारे फ्रेंड्स बन गए बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में, सब लोग काम करने लगे। एमएस के बाद आप दिल्ली दिल्ली कैसे पहुंचे? नहीं, अभी आप दिल्ली में है ना? दिल्ली नहीं, मेरा तो बैंगलोर में ही सेटअप करना था। मैं ऑलरेडी, मेरा संतोष मेरा बैचमेट है, बैंगलोर में ही एमडी सर्जन है,
हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो इंदिरापुरम के साइड कोई पेशेंट होगा तो हाँ। तुम मेन सर्जन रहना, मैं असिस्टेंट रहूंगा। हाँ। बनशंकरी के साइड जो पेशेंट होगा मैं मेन सर्जन रहूंगा, तुम असिस्टेंट रहना। तो ऐसे हाँ। हमने डिवाइड कर लिया एरिया। हाँ। उससे पहले मैं मदर को बोला कि मदर तुम सामान वगैरह लेके सब आ जाओ, हम्म। हम लोग बैंगलोर में ही सेटल होंगे। हम्म। मैं गया घर पे तो माता जी आरती उरती लेके तैयार थी कि अरे बेटा वाह, एमएस पास MS कर पास गया है। कर गया। तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ना मुझे लगता है ना कि मुझे दिल्ली शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? तो बोली क्यों? बोला यहाँ सैलरी अच्छा नहीं है। हाँ। हाँ, यहाँ कम सैलरी देते हैं, हाँ। दिल्ली में सैलरी अच्छा है। हम्म। तो बोली कि तुम्हारा विश है, तुम डिसाइड करो। तो मेरे मौसी का एक बेटा रहता था साकेत में, मैं उससे बात किया कि मुझे 1 मंथ के लिए मैं तुम्हारे साथ स्टे करता हूँ, हम्म। तब तक मेरा कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जॉब जाएगा। हो हाँ। जाएगा। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल आइए। वहाँ गया, मैं चैन का सांस लिया। मेडिकल कॉलेज से अब उसको 7 पढ़ना था। तो मुझे गवर्नमेंट में ये सोच के गया था कि दिल्ली में या तो मैं एम्स से सीनियर रेसिडेंसी करूंगा या फिर सफदरजंग से करूंगा। मेरा टारगेट था हम्म। कि ये करना है। वहाँ पे लोग बोलते थे कि तुम गलत जगह आ गए, यहाँ तो क्या कहते हैं इंटरव्यू में लोकल बंदों को लिया जाता लिया है। जाता है, यहाँ तो अप्रोचेज चलते हैं, हम्म। मिनिस्टर के अप्रोचेज चलते हैं। मैंने बोला मेरे कोई नहीं जानने वाले हैं, मैं तो अकेला आया हूँ। हम्म। फिर मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया तो मुझे समझ में आया कि यहाँ तो एक डिफरेंट ही सिचुएशन है, जहाँ जाओ पहले से सीट फिक्स्ड है, ऑलरेडी बुक्ड है। बुक्ड है। मैंने बोला ऐसे तो होगा ही नहीं मेरा, मैं तो हम्म। ऐसे ही घूमता रह जाऊंगा। हम्म। फिर मेरा एक क्लासमेट एक छोटे से दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में काम करता था। वो बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, एक सीट वैकेंसी हो रहा है, हम्म। लेकिन काम नहीं है एनटी का। हम्म। हमने काम नहीं चाहिए, मुझे मुझे पैसा चाहिए, हम्म। मैं दिल्ली में रहूं कैसे, मुझे तो। कैसे? हाँ। हाँ, मैं वहाँ ज्वाइन किया, मेरी हम्म। सैलरी आनी शुरू हो गई। हम्म। मैं टारगेट तो मेरा था कि मुझे सफदरजंग हम्म। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज जाना है। मैं वहाँ पे काम करना शुरू किया, पैसे आने लगे। आफ्टर 1 ईयर्स के बाद वहाँ वैकेंसी आई। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं। हम्म। और ये फीडबैक था कि सफदरजंग में जो इंटरनल जो बच्चे हैं, उन्हीं को लिया जाता है। हम्म। तो मैं बोला मैं कैसे जाऊंगा? हम्म। तो और बिना कुछ पैरवी का कुछ होता नहीं था, हमने पैरवी किससे लगाऊं? लकली उससे 2 महीना पहले बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से ही हमारे एक सर एमसीआई इंस्पेक्शन के लिए गए थे। हम्म। और मुझे ये पता चला क्योंकि मैंने ही उनको ईस्ट ऑफ क्लास में होटल्स और सर के साथ में रहा वगैरह 2 दिन तक। तो मुझे क्लिक किया कि सर तो आए थे अभी। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर आप प्लीज बात कर थोड़ा लीजिए। हेल्प करो सर। सर ने हेल्प किया। वहाँ पे मेरा सफदरजंग में सिलेक्शन हो गया। हम्म। अच्छा समय कटा, सीनियर रेसिडेंसी 3 इयर्स। हम्म। एक वैकेंसी आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। हम्म। तो मैं उस पेपर का कटिंग लेके मैं अपने यूनिट हेड के पास गया, डॉक्टर नीना चौधरी मेरी मेंटर भी है। मैंने बोला ये स्पेशलिस्ट का पोस्ट आया, मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बोला हाँ हाँ, भरना है भाई, मैं भी तो वही हूँ। हम्म। ये तो बहुत ही मतलब आफ्टर 10 ईयर 12 ईयर्स के बाद वैकेंसी आया है। हम्म। मैंने फॉर्म भर दिया। हम्म। फॉर्म भरने के बाद जो है मतलब 10th ऑफ दिसंबर हम्म। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का डेट आ गया। हम्म। रिजल्ट में भी ऐसा ही कोई कॉल आया कि हम्म। रिजल्ट आ गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, पता करो। मैंने कमीशन में फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा नाम क्या है आपका? मैंने बोला मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार है। तो उन्होंने बोला कि यू आर सेलेक्टेड। मेरे लिए तो इतना काफ़ी था। फिर मैं जैसे ही So you ज्वाइनिंग got selected in UPSC. यूपीएससी हाँ। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद ही जब मेरा ज्वाइनिंग का आया कि आपको ज्वाइन करना है अप्रैल में 14 अप्रैल को, उससे पहले मुझे पॉट स्पाइन डायग्नोस हुआ, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। Oh my God. डायग्नोस मेरे बैचमेट सीनियर रेसिडेंस में था। उसने जब एमआरआई कराया तो पता चला कि बिग सॉस एब्सिस बना हुआ है मेरे स्पाइन के पास। फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया तो फर्स्ट डे ही मतलब 1 लीटर पस निकला मेरे बैक से।
3 मंथ्स तक 22 आवर्स बेड रेस्ट डॉक्टर्स का था। उसी समय गवर्नमेंट का भी प्रेशर था कि आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपकी हाँ, ज्वाइनिंग खत्म कर खत्म दी हो जाएगी। किसी तरीके से एक्सटेंशन लेता रहा। 3 मंथ्स तक मैं उसको जो बेड रेस्ट पीरियड था मैंने उसको निकाला। ट्यूबरकुलोसिस की दवा चली, टीबी की दवा चली, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस का 6 मंथ। हर बार आप देखेंगे हर स्टेज पे एक ऐसा पड़ाव आया जो मेरे लिए डिफिकल्टीज था। लेकिन फिर फाइनली वो रिकवर होके मैंने ज्वाइन किया, सर्विस ज्वाइन किया। अभी मैं रोकती हूँ, इस सब के बीच में हम भूल ही गए कि शादी भी आती है, बच्चे भी होते हैं। तो शादी आपकी कब हुई इन सब में? शादी जो है 2012 में हुआ है मेरा शादी। और मतलब जो डॉक्टर, जब आप यूपीएससी में थे, कर नहीं रहे थे? मैं सीनियर रेसिडेंसी कर रहा था तो तब शादी सफदरजंग हुई में। है? हाँ, रेसिडेंसी में। तो मेरी वाइफ रांची मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट की। तो जो मेरी सिस्टर थी वो रिश्ता लेके आई बोकारो में। तो वो भी एक इंसिडेंस है मैरिज का। उससे पहले मैं बताऊंगा, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, जब मैं रिकवर हुआ, तो 3 मंथ्स तक मैंने रिजल्ट भी पता नहीं किया कि मेरे मार्क्स कितने आए। जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो मैं जीवन में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया था। क्या बात! जीवन में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया था। that is one of the toughest exam in Union Public Service Commission and rank 1 in all India. अमेजिंग, अमेजिंग। शादी भी मतलब मैं बोकारो गया देखने के लिए, तो अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो पल्लिका रांची मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही थी, मैं सर्वजन में एसआरशिप कर रहा था। मैं बोकारो गया देखने के लिए। तो सब लोग मेरी सिस्टर थे, मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने देखा और वो लोग मदर्स से कांटेक्ट में थे फोन पे। तो मुझे बोला गया कि आप कुछ बात करना चाहते हैं तो लड़की से बात कर लीजिए। बोले हाँ ठीक है। हार्डली 4 मिनट्स हमने बात करी होगी। तो मेरी सिस्टर बोलती है हो गया, चलो सब ठीक है, चलो। मतलब पहले से वो लोग प्लान हो थे, गया प्लान कि मतलब फॉर्मल, शादी इसी से करा दी है। हाँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि तुमको हम मिला दिए। जस्ट मैंने पूछा एमबीबीएस है, एमबीबीएस के बाद क्या प्लानिंग है, और मेरी सिस्टर बोलती है चलो 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 हो गया। हाँ, फिर शादी हमारी 2012 You में didn't हुआ। know your wife at all? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम मिला, 5 मिनट में शादी। और कितने दिनों बाद शादी हो गई? मैं शादी मैं देखा दिसंबर में ही मैंने देखा था लड़की। हाँ। 3 दिन के बाद जो है देवघर में मेरा एंगेजमेंट हो गया वहीं से, कि आप लोग देवघर आइए। कोर्टशिप नहीं हुई कभी बीच में? कुछ नहीं, बस वहां पे गया। 6 मंथ के बाद हमारे अप्रैल में, दिसंबर में एंगेजमेंट हुआ था। अब उसमें क्या था कि रिसेप्शन के जो दिन था उसके नेक्स्ट डे उसका झारखंड पीजी का एग्जाम। अब उसको भी पोस्टपोन नहीं। हम रिसेप्शन के दिन, शादी से 10 ओ क्लॉक रिसेप्शन है और 10 ओ क्लॉक लड़का लड़की स्टेज से उठ के गाड़ी में बैठ रहा है रांची जाने के लिए। सारे गेस्ट देख रहे कहाँ जा रहा है भाई, बुला लियो। फिर मैंने उसने एग्जाम दिया। Oh my God. So your wife is also an ENT? my wife is also Oh ENT। my God. उसके बाद जो है she also qualified the UPSC। Wow. और उसने फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन की, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। Right. नाउ शी इज प्रेजेंटिंग एसोसिएट प्रोफेसर। Wow. तो So very, कहते हैं educated and very learned people, you guys, you really wanted to do तो it and you did it. मुझे रास्ता पता था Right. कि कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, और फोकस था कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना। डे 1 से मेरा फोकस था कि, और इसके बाद आपके छोटे-छोटे 2 स्वीट बच्चे हैं। हाँ, 2 जब प्रेग्नेंट थी पल्लिका तो मार्च में उसका ईडीडी था 2019। तो मेरी मदर हर बार छठ में पूजा में जाती थी और छठ के इमीडिएटली बाद वो दिल्ली आ जाती थी। तो हुआ क्या कि इस बार ये था प्लान कि मेड आना था साथ में। तो बोली कि हम थोड़ा लेट से आएंगे और मैं आपको बच्चे को देखने के लिए चाहिए आपको मेड, तो हम लेके आएंगे। 26 फरवरी का टिकट था और मेरी मदर जो है 25 को आईसीयू में एडमिट हो गई और 25 ऑफ फरवरी एडमिट 2019 को एडमिट हुई। मार्च में पल्लिका का डेट था डिलीवरी का। और जैसे ही पहले लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैंने इमीडिएटली पटना शिफ्ट कराया। इन बिटवीन द सिचुएशन वाज फॉल 40। तो किसी तरीके से आईसीयू में एडमिट हुई। मैं भी दिल्ली आया और सिचुएशन ऐसा था कि 1 हफ्ते के बाद डिलीवरी था, मेरी माँ आईसीयू में। फिर मैंने इन-लॉज को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, किसी तरीके से आइए, मेरा जाना जरूरी है वहाँ, क्योंकि एज ए डॉक्टर और वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। मैं आईसीयू में 10 डेज में रहा आईसीयू में।
5 मार्च मनन का बर्थ हुआ, 5 मार्च 2019। माय मदर स्टिल आई वाज नॉट देयर ऑन डिलीवरी टाइम, मैं आईसीयू में था। मैंने एनेस्थेटिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप ना 5 मिनट के लिए आप सेडेशन ऑफ कर दो, ओनली 5 मिनट्स। आई वांट कि मेरी माँ आँख खोले, बच्चे को देख, जो कि उसके लिए पूरा सामान, अब उसका जो इवन ब्रश और पेस्ट भी उसके बैग के ऊपर रखा हुआ था कि अगले दिन निकलना है ब्रश करके, पूरा रेडी था। बच्चे के लिए सामान, उसके कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ये देंगे, होता होगा, ये होगा, जो मदर का विशेष होता है। एनेस्थेटिस्ट को मैंने बोला कि सर आप 5 मिनट के लिए सेडेशन ऑफ कर दो, मुझे बस फोटो दिखाना है अपने बेटे का। बोला कि ठीक है। उन्होंने सेडेशन ऑफ किया। शी वॉज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो भी था, आईज ओपन किया उन्होंने। मैंने उनको बोला कि आपको होता हुआ है, ये फोटोज है। शी वॉज टेयर, मतलब आंसू के वो धार निकले आंखों से। एंड आफ्टर 5 मिनट्स अगेन द एनेस्थेटिस्ट केम इन द सेडेशन, क्योंकि वो फिर फाइट करने लगती। और 10th ऑफ मार्च मेरी मदर एक्सपायर कर गई। कि मतलब जो कि उनको जाना था अपने पोते को देखने के लिए, उसको जो कि पूरा एक्साइटमेंट था। कभी मैं अकेला नहीं छोड़ा, जब से फादर एक्सपायर हुए मैं मदर को बेंगलोर में मैं भी साथ रखा, ड्यूरिंग द पीजी, दिल्ली में भी अपने साथ रखा। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था कि मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि उधर मेरी वाइफ डिलीवरी, और जब डिलीवरी था वो ऑन ड्यूटी थी, और उनका जो है लीकेज स्टार्ट हो गया। तो मेरे रेसिडेंट उसको हॉस्पिटल तक ले गए। जो हमारे डॉक्टर्स थे, नर्सिंग स्टाफ थे, वो मैक्स में जाके एडमिट कराए। लेकिन सब लोग जानते थे तो मुझे निश्चिंत था। जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। तो दोनों पैरेलल एक टफ सिचुएशन मेरे लाइफ में, कभी न कभी जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता था तो कभी कुछ तो कभी कुछ। फिर एक डॉटर हुई 2023 में। कहते हैं फैमिली कंप्लीट हो गए। हाँ, तो मैंने उसका बर्थ 3 अक्टूबर का है। तो सेम गायनेकोलॉजिस्ट की मैंने बोला कि 2 अक्टूबर को एडमिशन हुआ। तो मैंने बोला 2 को कर दो मैडम, अच्छा दिन है। छुट्टी का दिन है, मैं 3 अक्टूबर को तुम्हारा So डिलीवरी now करा you दूँ। are a very happy touchwood family and अभी सब हाँ, कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ आप अच्छा है। पढ़ाते भी हैं, आप पेशेंट हाँ, भी देखते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है डॉक्टर पंकज आपकी, हाँ। मतलब क्या बोलूँ कि मतलब इट इज़ लाइक अ इंस्पिरेशनल स्टोरी कि लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल। और आप इतना मतलब इन सब होने के बाद भी यू आर स्टिल हाँ, स्ट्रगलिंग एंड यू आर सेइंग कि मुझे रिफॉर्म्स लाने हैं। यस। मुझे अपने सोसाइटी के लिए, अपने हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन के लिए लाने हैं। और हमारे जब डिस्कशन हुआ था कि आपने जैसे कहा था कि आई वांट टू डू समथिंग, तो हुँ। आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप चाहते क्या? अगले, अब मैं 10 साल नहीं पूछूँगी, अगले थोड़े समय के लिए आपका क्या विज़न है कि आप क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए या हम कर सकते हैं? उसमें कर सकते हैं क्या? भगवान की बहुत, कृपा से बहुत मेरे पास अच्छा। है कि हम कुछ परसेंट अपने सैलरी का जो है इस सोसाइटी में कर सकें। और क्या करना चाहते हैं? दूसरा जो है कि हमें लगता है कि जो एक मैरिज हुँ। एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के डेट में, कि मतलब जो लड़कियों का शादी जो होता है, उसमें मुझे लगता है कि मैं वैसे बच्चों का भी शादी कराऊँ
जिनके पास लगता है कि उनके पास खर्च नहीं है, हाँ, पैसे नहीं हैं या उनको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से उसको, तो वो भी एक मेरा अंदर से एक होता है सोशल कुछ करना चाहिए। जी, हाँ, जी। मेडिकल तो हम 25 साल से कर कर रहे ही हैं, रहे हैं, वो हाँ। सेम रूटीन हो गया मेरे लिए। लाइफ में और क्या करना है, हुँ, ठीक है? तो एजुकेशन, सोशल वर्क करना, लोगों को हेल्प करना कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, मैं कितना अप्रोचेबल हो सकता हूँ, हुँ, हाँ, कितना मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। हुँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों को कनेक्ट करना। मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप किस पोस्ट पे हैं या किस पोस्ट पे नहीं हैं। राइट, मेरे लिए सारे लोग इक्वल रहते हैं, जिसके कारण से लोग मुझे प्यार भी करते हैं, बुलाते भी हैं। जी, हाँ, तो एक अच्छा चीज़ है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है जीवन में कभी भी, कि जब तक आपके पास पावर नहीं है, तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को, आप आगे नहीं ड्रीम बढ़ ड्रीम सकते। ड्रीम ही रहेगा, एब्सोल्यूट, उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। अगर भगवान की कृपा से अगर मुझे कभी जीवन में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिला, तो नेचुरली मैं हेल्थ सेक्टर में मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी आदमी दवा, इलाज, डॉक्टर और हॉस्पिटल के कमी के कारण मरे ना। लाइफ बहुत प्रेशियस है, राइट, बहुत प्रेशियस लाइफ है जीवन, और उस जीवन में किसी कमी के कारण किसी का डेथ ना हो। बहुत मैं अच्छा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है? कि लोग जब रोड पे जब गिर जाते हैं एक्सीडेंट होके, और लोग वीडियोस बनाते हैं, सबसे खराब हाँ, चीज़। वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब उसको बोला जाता है कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाइए, तो ये लिटिगेशन से भागते हैं कि कल को पुलिस मुझसे क्वेश्चन ना करे। एब्सोल्यूट, हाँ, मैं उस पे रोड ट्रैफिक पे काम करना चाहता हूँ कि वैसे जो विक्टिम हैं, जो इनका एक्सीडेंट होता है, उनको प्रॉपर तरीके से उनका इलाज हो, उनका, क्योंकि मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 1999 में हुआ। जी, कोई भी फरिश्ता होगा उस टाइम का, जी, जो मुझे रोड से उठा के कोई ना कोई तो मुझे हॉस्पिटल ले गया होगा, जी, जिसके कारण मैं बचा हूँ। जी, वो गोल्डन पीरियड का पॉलिसी होना चाहिए। उस गोल्डन पीरियड में कोई आदमी इस वजह से ना उसकी डेथ हो कि उसको प्रॉपर समय पे, प्रॉपर जगह पे नहीं पहुँचाया गया। राइट, तो उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे काम करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपके पास वो साधन नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं जब है पावर कि होगी, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और अब पॉलिसी में करनी है। हुँ, लेकिन जब मन में कहते हैं ना, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ, जब आपका निश्चय दृढ़ है, हाँ, तो द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हुँ, गिव यू दैट थिंग एंड आई थिंक द होल यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू गिव यू दैट थिंग। दिक्कत नहीं हो, और मुझे लगता है कि बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। जी, हाँ, एक छोटे से शहर से इतने बड़े हो क्या? मैं दिल्ली के दिल में रह रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली जाऊँगा, बैंगलोर आऊँगा, हाँ, नो, तो और मैं हमारे निकाल चैनल पे जाऊँगा। आके हमसे बात करेंगे। हाँ, हाँ। नहीं, 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 बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मतलब आपने तो ऐसे-ऐसे चीज़ जो कि मुझे लगता है कि मेरी धर्मपत्नी को भी ये सब चीज़ पता नहीं होगा कि जो आज मैंने खुल के बोला है। बहुत क्योंकि बहुत दर्द और स्माइल और फेस पे जो है ना, आपके अंदर क्या दर्द है, ये बहुत कम लोगों को मतलब पता रहता है कि आप कितना स्ट्रगल किए हैं लाइफ में, ठीक बहुत है? बहुत और ये तो चीज़ हम यही चीज़ डॉग डायरीज़ दर्शाना चाहता है हाँ, कि जो इंसान दिखता है, जो डॉक्टर है, वो हाँ, है, लेकिन डॉक्टर भी एक इंसान है, इंसान उनकी भी एक जर्नी है, जर्नी है। तो वही जर्नी हम लाने की कोशिश नहीं, नहीं, करते बहुत हैं। अच्छा है आपका ये जो है शुरुआत है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। आप हमारे शो पे आए और जो भी हमारे शो पे आता है, हम छोटे-सी एक ट्रॉफी उनको ज़रूर देते हैं, पंकज जी, ये हाँ, आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच, और एंड जो भी आता है उसको छोटा-सा एक मोमेंटो हमारी तरफ से कि आपने जी, इतनी ब्रेवरी करी क्योंकि अपनी स्टोरी शेयर करना ईज़ी नहीं होता। ईज़ी नहीं है, सही नहीं ईज़ी होता, नहीं मैं है। आपको बताऊँ। आप अपनी कर सकते हैं, मैंने इतने ऑपरेशन किए, मैंने ये किया, वो सब शेयर कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन स्टोरी शेयर करने में ताकत चाहिए एंड यू आर आवर हीरोज़ थैंक यू, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम डॉग डायरीज़। थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर कमिंग डॉक्टर पंकज एंड एंड हर थैंक हर यू, महादेव। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं किसी से इंस्पायर्ड हुआ था। मैं यही मानता हूँ कि अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड होके आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, कोई न कोई तो मेरा मेंटर था। मैं किसी को इंस्पायर करता हूँ कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनना मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर एक फैमिली में एक डॉक्टर है, तो अपने पूरे परिवार का मोर देन 5 इयर्स एज को और बढ़ा सकते हैं। एब्सोल्युटली 100% आई एम विद यू। तो बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, स्ट्रगल है, पेन है,
लेकिन आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो बेस्ट प्रोफेशन है। Yes. ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। Thank you so much. Today we met a person. Actually बोलना ही नहीं चाहिए कि डॉक्टर मिली मैं एक इंसान से मिली जिसकी कहानी डॉक्टर से हट के थी। इतनी स्ट्रगल्स, इतनी दर्द, लेकिन फिर भी हिम्मत वही जो स्टार्टिंग में थी, वो एंड तक है। अभी भी वो चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, हेल्थ के लिए कुछ करें, एजुकेशन के लिए कुछ करें, और वो सिखाते हैं हमें कि डॉक्टर बनना तो सही है, लेकिन जब आप डॉक्टर बने तो कुछ तो ऐसा करें इस दुनिया में जो लोग आपको याद रखें और आपका भी मन खुश हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए हमारे बाकी एपिसोड, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर हर महादेव।